नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें पढ़नी है आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी जो पहली पुस्तक थी क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, वो आज समाप्त हो रही है। मतलब आज हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़कर समाप्त कर देंगे और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। तो ये जो पूरी सीरीज है ये उन बच्चों के लिए खासी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे आपके यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उन टीचर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है जो कि आपके एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको 3 प्रकार से इसका सिलेबस कवर करवाया है। तो अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखी है तो कंप्लीट आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट बुक पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ थी, मैंने आपको लेसन लाइन बाय लाइन पढ़ाया है कि आपको प्रत्येक लेसन एक एक लाइन एक एक शब्द का मतलब समझाया है। उसके बाद हमने एक रिवीजन बैच लेके आए थे जिसमें 20, 25 या 30 मिनट में हमने एक लेसन का पूरी तरह से रिवीजन करवाया है। और उसके बाद इन लेसनों के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो भी सोल्व करवाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें कि अगर आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने हैं या फिर इनका क्विक रिवीजन करना है या फिर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तीनों प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और आप चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको जरूर देखें कि आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है और कहाँ पे आपका सब्जेक्ट मिलेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो चलिए आज का अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से सपोर्ट किया वो काबिल तारीफ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सपोर्ट इसी प्रकार मेरे साथ आपका बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। कि आपने जो पहले वाला लेसन था, लेसन नंबर 13, उसमें पढ़ा था कि हमारे आसपास की गतिविधियां, 2 प्रकार की गतिविधियां होती हैं, एक आर्थिक गतिविधियां और एक गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधि वो गतिविधि होती है जिसमें हमें कुछ इनकम होती है, हमें पैसा मिलता है। और गैर आर्थिक गतिविधि सिर्फ क्या होती है, स्नेह के लिए हमारा वो कर्तव्य होता है, वो हमें पूरा करना होता है, तो उसको गैर आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। उसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलता। तो जैसा कि हर अध्याय में दिया होता है कि एक वक्तव्य आपको स्टार्टिंग मिलता है कि आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है, सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होता है। ये कौटिल्य ने लिखी है बात अर्थशास्त्र में। इनका कहने का मतलब है कि अगर किसी शासन में, किसी समाज में आर्थिक गतिविधि नहीं होगी ना, तो उसमें कोई भी जो विकास है वो रुक जाएगा, किसी प्रकार की समृद्धि नहीं होगी। और यहाँ पे सार्थक आर्थिक गतिविधि का मतलब है कि जो मुनाफे वाली हो भी, क्या हो, जिसमें क्या हो, फायदा हो भी। ऐसी आर्थिक गतिविधि न हो कि जिसमें व्यक्ति को हानि हो। ये वो बोलता है कि जिसमें लाभ हो भी, सभी व्यक्तियों का जिसमें हित शामिल हो। तो ये आपका वक्तव्य कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी शहर के लिए आर्थिक गतिविधि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना न तो वर्तमान में विकास होगा और न ही भावी जो प्रगति होगी उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी, वो भी ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम हमारे अध्याय की शुरुआत करते हैं। ठीक है। अध्याय 13 में हमने 2 प्रकार की गतिविधियां पढ़ी थी, और आपको अगर आप अध्याय 13 पढ़ा होगा तो जरूर आपको पता होगा कि 2 प्रकार की गतिविधि, जैसा कि मैंने आपको इस अध्याय की भी स्टार्टिंग में बताया था कि एक आपकी आर्थिक गतिविधि और एक आपकी गैर आर्थिक गतिविधि भी। ठीक है, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, एक आर्थिक और गैर आर्थिक। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य भी, मौद्रिक मूल्य मतलब कि कोई वस्तु है उसका हम मूल्य निर्धारण करते हैं पैसों में। कि जैसे आपका ये रिमोट ले लेता हूं, ये रिमोट है, प्लास्टिक का है, ये चीजें सारी इसकी बनी हुई है, मैंने इसकी कीमत 100 रुपए है, तो मतलब 100 रुपए इसका मौद्रिक मूल्य है। मौद्रिक मतलब होता है कि मुद्रा, जो किसी देश की मुद्रा, जैसे भारत में रुपया है वैसे अमेरिका में डॉलर है, कहीं पे युआन है,
अलग अलग जगह अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो मुद्रा में अगर किसी चीज का हमने मूल्य निर्धारण कर दिया कि इसका मूल्य $2 है, $100 है, या फिर $100 है, दिनार है, तो वो क्या आपका मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है, मतलब प्राप्त करना होता है। उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। हमने गैर आर्थिक गतिविधियों के महत्व के बारे में भी जाना। इन गतिविधियों को भली भांति समझने के लिए हम इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आपने आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं पिछले अध्याय में पढ़ी थी, लेकिन आज हम इस अध्याय में आर्थिक गतिविधियों को भी क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, जानेंगे कि आर्थिक गतिविधियों के भी कितने प्रकार होते हैं। बात आपको समझ में आई कि हमें अध्याय में क्या पढ़ना है। बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है भी, मतलब जो आर्थिक गतिविधियों के जो काम हो रहे हैं ना, जिसमें हम वस्तुओं को बेच रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप देख लो कि पहले कितनी चीजें बाजार में बिकती थी और अब कितनी चीजें बिक रही हैं अभी। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो आर्थिक गतिविधि है वो बढ़ रही है। उदाहरण के लिए पहले समय में लोग कृषि, पशुपालन, औजारों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, ये गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई, उन आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। आर्थिक गतिविधि का क्या मतलब है? आर्थिक गतिविधि का मतलब पैसा कमाना। तो आप पुराने समय में देखिए, अपने दादा दादी से, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि जो आसपास के आपका मोहल्ला था ना, उसमें लोग किस प्रकार से पैसा कमाते थे। वो आपको कहते कि कोई बकरियां चराता था, कोई दूध बेचता था, कोई भैंसे चराता था, ठीक है, कोई कृषि करता था। लेकिन अगर आज आप देखोगे तो कोई ट्रांसपोर्ट में गया हुआ है, कोई और बिजनेस कर रहा है। जैसे हम आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो अनेक प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां वो बढ़ी है, मतलब जिन कामों से कमाई होती है वो काम ज्यादा हुए हैं। आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और ड्रोन का निर्माण, बैंक, विद्यालय, होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर तैयार करना, मशीन से कपड़े सिलना, ये सब क्या आर्थिक गतिविधियां हैं। अभी सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग की मरम्मत करना, ठीक है, सभी गतिविधियों के वर्गीकरण में हम समझने में सहायता मिलती है कि कैसे कार्य करती है और इनके मध्य क्या संबंध है। भी अब हम आर्थिक गतिविधियों के प्रकार पढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधि आपको समझ में आ गई होगी कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है, जिनसे हमें पैसा मिलता है। और आप खुद अपने आसपास देखिए कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि करता, मतलब किस प्रकार से पैसा कमाता है। आप अपने पड़ोसियों की लिस्ट बनाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पहले किस प्रकार पैसा कमाते तो अब कैसे भी। आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण भी, कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं भी, और इनके आधार पर हमें इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसने कहा कि कुछ आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसमें क्या होती है, समानता होती है भी। जैसे कि कोई बेचने ही चीज, तो जो चीजों को हम बेचते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक चीज देते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं। चाहे हम रिमोट बेचे, चाहे पेन बेचे, चाहे माइक बेचे, चाहे बोर्ड बेचे, तो उसमें एक ही काम है कि किसी चीज को बेचना और उससे पैसा लेना। वो सेम प्रकार की हो गई ना, चाहे वो अलग अलग चीज, चाहे कपड़ा बेचे, चाहे टीवी बेचे। तो उसने कहा कि इस प्रकार की जो जिसमें कुछ समानताएं होती है आर्थिक गतिविधियों में, उन गतिविधियों का हमने एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को ही कहा जाता है आर्थिक क्षेत्रक भी। क्या कहा जाता है? आर्थिक क्षेत्रक। देखिए, कुछ गतिविधियों में समान विशेषताएं होती है, मतलब एक प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इनके आधार पर इन्हें हम एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें आर्थिक क्षेत्रक कहते हैं। और वे क्षेत्रक के नाम दिए गए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 प्रकार के मुख्य आर्थिक क्षेत्रक है। इन क्षेत्रकों की मुख्य गतिविधियों को पृष्ठ 197 पर दिए गए चित्रों में दिखाया गया। तो आपको क्षेत्र को समझ में आ गए। 3 प्रकार की गतिविधियां हैं आपकी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। और ये आप समझ लेना कि आर्थिक गतिविधियां हैं। कौन सी है? आर्थिक गतिविधियां। अगर आपसे सिंपल गतिविधियां पूछे, 2 प्रकार की होती हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। अगर आर्थिक की बात करें तो उसको फर्दर डिवाइड किया है।
वैसे आर्थिक क्षेत्र की अलग से डेफिनेशन दी है, व्यापक समूह जिनमें ऐसी विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित होती है जिनमें एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है भी। ठीक है, मतलब कोई राष्ट्र, आपको जैसे कौटिल्य वाली बात बताई थी कि कोई राष्ट्र समृद्ध जब होगा जब उसमें आर्थिक गतिविधियां होंगी, और ये बात आप समझ गए होंगे कि आर्थिक गतिविधियां राष्ट्र के जो विकास है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक गतिविधियां भी। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते उन्हें प्राथमिक गतिविधियां कहते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं भी। मतलब इसमें क्या होता है कि लोग जो चीजें बना रहे हैं उनको, जो उनके लिए कच्चा माल चाहिएगा उनके लिए सीधा वो प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से उन चीजों को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए भी, कृषि क्षेत्र में अन्न और सब्जियों की खेती, जंगलों से लकड़ी एकत्रित करना, खदानों से कोयला निकालना, मत्स्य पालन से मछलियां, कुक्कुट पालन, फार्म से अंडे प्राप्त करना आदि सभी प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां हैं। मतलब ये अपनी चीजें कहां से प्राप्त करते हैं? ये प्राप्त करते हैं प्रकृति से। कहां से प्राप्त करते हैं? प्रकृति। आपको बताया था जब हम अध्याय पढ़ रहे थे स्टार्टिंग वाला, तो उसमें हमने बताया था कि पेड़ पौधे प्राकृतिक हैं। कभी आप सोचो कि ये तो मानव ने फसल उगाई, ये तो मानव निर्मित हो गए, हम उनको मानव निर्मित नहीं कहेंगे, वो आपके प्राकृतिक हैं। जो जीव जंतु है सब प्राकृतिक है, कोयला प्राकृतिक है। तो ये जो सब काम होते हैं ना, तो इन्होंने अपना जो मटेरियल लिया, जिस चीज से वो धन प्राप्त करते हैं, वो चीज कहां से आई? वो चीज आई प्रकृति से। इसलिए इनको कहा जाता है प्राथमिक गतिविधियां या फिर प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब प्राथमिक क्षेत्र हम देखते हैं किसे कहा जाएगा। उन गतिविधियों का समूह जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है। मतलब जो हमें कच्चा माल मिलता है, तो ये पीडीएफ में ही कलर ऐसा है, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप एडजस्ट कर लेना। उन गतिविधियों का समूह जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल है, कि वे आर्थिक गतिविधियां जिनसे हमें कच्चा माल प्रकृति से प्राप्त होता है, तो वो है आपका प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, क्लियर हुई बात? आपको प्राथमिक गतिविधियां बोलते हैं। जैसे आपका कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी आदि है। और आपको सिर्फ अगर कोई गतिविधि का आपको क्या दे, उदाहरण पूछे कृषि किस प्रकार की ये गतिविधि है, तो आप बोलेंगे प्राथमिक। आपको देखना कि उनसे जो कच्चा माल प्राप्त हो रहा है वो कहां से आ रहा है, सीधा प्रकृति से आ रहा है या फिर किसी फैक्ट्री से आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। जहां भी आपको दिखे कि ये जो कच्चा माल ले रहा है, कि जिसको बेचकर ये पैसा लेगा, वो माल उसने कहां से प्राप्त किया है, तो आप उसको बोल देंगे प्राथमिक गतिविधि भी। अब ये देखिए एक है प्राथमिक क्षेत्र, जो आपके फसल लेगा किसान, उसमें आ गया। खनन में, खनन भी कहां से? सीधा प्रकृति से होगा। द्वितीय क्षेत्र में देखिए निर्माण, निर्माण जो बना रहा है, निर्माण जो बिल्डिंग बना रहा है, उसमें ये जो भी आपकी चीजें लगेंगी, ईंटें लगेंगी या फिर आपका जो लोहे की रोड्स लगेंगी, कहां से लगेंगी? ये भी किसी एक अन्य इंडस्ट्री से खरीद के लेके आएंगे। तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो गया। अभी विनिर्माण, दोबारा निर्माण करना। तृतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार और उपयोग सामग्री। तो इसमें क्या होता है, तृतीयक में बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तृतीयक में, तृतीयक को बोलते हैं सेवाएं। क्या बोलते हैं? सेवाएं। जिसमें क्या होता है कि कोई चीज हम न तो कोई प्राप्त होती है, न कोई चीज हमारे पास से जाती है, सिर्फ हम एक जो सुविधा प्रयोग करते हैं। जैसे हम बस में बैठ के कहीं पे गए, ड्राइवर को किराया दे दिया, तो वो एक आर्थिक गतिविधि हो गई। लेकिन क्या हमें कुछ मिला या फिर ड्राइवर ने कुछ दिया, वो एक सेवा है, सर्विसेज बोलते हैं। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको देखा, ठीक है, उसने बताया कि आपकी इतनी फीस होगी, लो जी रुपए, टेस्ट करवा लिया, क्या हमारे पास कुछ आया, तो ये क्या हो गई? सेवा हो गई। तो सर्विसेज बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सर्विसेज या सेवाएं। बैंकिंग है, बैंक में आप खाता खुलवाने गए, तो उन्होंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपका इतनी फीस होगी, लाइए भी। मतलब कि आपका जो तृतीय क्रिया, इसमें कोई भी चीज नई नहीं बनाई जाती हुई। ठीक है, विद्युत उत्पादन, सौर ऊर्जा, ये सब आपकी क्या है? सारी द्वितीय क्रियाएं हैं भी।
कृषि, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन, वानिकी इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक गतिविधियां हैं। नीचे प्राथमिक क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दी गई है भी। तो आपको बता दिया कि कृषि करना, खनन, मत्स्य उत्पादन, वानिकी मतलब वन से लकड़ियां काटना, पशुपालन। क्या आप ऐसी प्राथमिक गतिविधियों के बारे में सोच सकते जिन्हें आपने पहले देखा है? इन गतिविधियों में कौन से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हुआ हो, मतलब उनका प्रयोग आप जो प्रयोग करते हैं ना वो प्रकृति से प्राप्त करते हैं भी। इनमें से दो के नाम बताए, अपने अनुभव को सहपाठियों के साथ लिखिए। आप खुद हो सकता है कि आपने ऊपर वालों में से कोई गतिविधि देखी हो भी। अब हम द्वितीय की बात करते हैं भी। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मतलब वो प्रकृति से चीज लेंगे लेकिन उनका कुछ रूपांतरित करेंगे, उनको उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। सीधा ये नहीं कि गेहूं लाया गेहूं बेच दिया, ठीक है। तो इनको बोलते द्वितीय गतिविधियां या द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां। द्वितीय क्षेत्र में भवनों, सड़कों आदि का निर्माण, पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना सम्मिलित है। इसमें उद्योगों तथा उत्पादन इकाई में उत्पादों का विनिर्माण भी सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं या उपयोग स्वयं उपयोग करते हैं। कोई लकड़ी लेके आया वन से, तो प्राथमिक क्रिया, लकड़ी लेके आया, लकड़ी बेच दी, प्राथमिक क्रिया है। और जिसने लकड़ी ली उसने क्या किया, उसकी कुर्सी बना के बेच दी। तो ये क्या द्वितीय क्रिया है, क्या है, द्वितीय गतिविधि है। आपको समझ में आई द्वितीय गतिविधि? किसी ने किसान आया, किसान ने फसल उपजाई और उसकी क्या की, गेहूं लिया, चावल लिया, बेच दिया, प्राथमिक गतिविधि है। लेकिन जिसने लिया उसने क्या किया, उसको ब्रेड बना के, रोटी बना के बेच दिया, वो आपकी द्वितीय गतिविधि है। आपको बात समझ में आई? जो आपकी प्राथमिक गतिविधि है उसमें चीजें सीधी क्या है, प्रकृति से प्राप्त होंगी और सीधी बेच दी जाएंगी। लेकिन जो आपकी द्वितीय गतिविधि है उसमें क्या है, चीजों को, जो प्राकृतिक चीजें हैं जो प्राथमिक में प्राप्त हुई थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बेचा जाएगा भी। डायरेक्ट उसको नहीं बेचा जाएगा। अगर डायरेक्ट बेचा गया तो प्राथमिक ही रह जाएगी। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों कुछ उदाहरणों में कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाजों से मिलों में आटा तैयार करना, कि आपको बता दिया कि अनाज उगा लिया वो आपकी प्राथमिक गतिविधि होगी, लेकिन उसको आटा तैयार करके बेच दिया ये द्वितीयक होगी। मूंगफली प्राथमिक है और तेल निकाल के बेचना द्वितीयक है। चाय आपने सीधा पौधा उगाया तो आपकी प्राथमिक है, उससे चाय बना के बेची द्वितीयक हो गई आपकी। इसी प्रकार लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाना द्वितीयक हो गई। कपास आपने डायरेक्ट बेची प्राथमिक है, लेकिन कपास के अगर आपने कपड़े बना के बेचे तो वो आपकी द्वितीयक है। लो एस के इस्पात बनता जिससे कार, ट्रक आदि, मोटर आदि वाहन बनाए जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई भी। तो द्वितीयक में क्या है, आपको ये देखना है कि क्या वो चीज जैसे हमें प्रकृति से प्राप्त हुई थी वैसे हमें मिल रही है। अगर वैसे मिल रही है तो आप समझ जाना प्राथमिक है, लेकिन अगर उसमें कुछ बदलाव है तो समझ जाना ये क्या है, द्वितीयक है। अब आप मुझे बताओ कि रोटी भी प्राथमिक या द्वितीय? क्योंकि रोटी क्या हो गया, द्वितीयक हो गया, क्योंकि प्राथमिक होता था हमें सीधे गेहूं मिलता, गेहूं से रोटी बनाई गई है। एक सोलर ऊर्जा है ना, वो बच्चे कई में गलती करते हैं और उसको प्राथमिक में डाल देते हैं। लेकिन समझ लाना जो सोलर ऊर्जा है ना, वो हमें सूर्य से सोलर ऊर्जा मिली, लेकिन हमें क्या मिल रही है, हमें मिल रही है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सोलर ऊर्जा से। तो वो उसको परिवर्तन करके मिली है ना हमें, तो ये आपका द्वितीयक में आएगा। और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर ये कैसा डायरेक्ट सन से मिल रही है, ये तो क्या हो गई, प्राथमिक में आ गई। आपको बात आई समझ में? मेन कंसेप्ट आपको यही लगाना है कि क्या जो चीज हमें डायरेक्ट मिल रही है या फिर हमें उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है तो आपकी वो द्वितीयक ये गतिविधि हो गई भी। ठीक, औसत दिखाना, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई भी। अब देखिए भी, यात्री वाहन कारें हैं, वाणिज्यिक वाहन ट्रक बोलते हैं, तिपहिया वाहन, दोपहिया वाहन। तो भारत में कितनी
बने भाई, ये 45 लाख बने, वाणिज्यिक वाहन 10.3 लाख बने। ये एक आपको आइडिया दे रखा, मतलब कुछ तथ्य दे रखे हैं भाई। अब तृतीय गतिविधियां, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये तृतीय क्या होगी, दो तो आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम देखेंगे जो तृतीय गतिविधियां हैं वो कौन सी हैं भी। वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता प्रदान करती है, वो तृतीय गतिविधियां या फिर तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, जो प्राथमिक गतिविधि करते हैं, जो द्वितीय गतिविधि करते हैं, जो व्यक्ति उनकी सहायता करती है, क्या करती है, सहायता करती है। इनमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित जिन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार में ले जाता है भी, ठीक है। फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक है, नर्स है, शिक्षक है, अधिवक्ता, विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहां लोगों को इनकी आवश्यकता होती है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, मोबाइल फोन, टेली इत्यादि को मरम्मत करता, सुधार का कार्य करते हैं। मैकेनिक है जो कार और ट्रैक्टर जैसी वाहनों की मरम्मत करते हैं। और बिजली मिस्त्री जो बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इनकी सेवाएं हैं भी। देखिए, अब एक आदमी को यहां से यहां सामान बेचना है, तो ये जो ट्रक वाला ले जाएगा, ये कोई चीज बना तो नहीं रहा, न कोई चीज बेच रहा, ये क्या दे रहा है, सेवा। तो इसकी सहायता की ना, जो प्राथमिक क्रिया कर रहा था इसकी, कोई बीमार हो गया उसकी डॉक्टर ने सहायता की, तो ये क्या, इस प्रकार की सेवाएं तृतीय सेवाओं में आती, तृतीय के गतिविधियों में काउंट होती है भी। हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। इसी प्रकार मोबाइल, इंटरनेट के संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना, होटल, रेस्तरां, बैंक, विद्यालय, चिकित्सा, हवाई अड्डे, दुकानें, गोदाम इत्यादि में सभी तृतीय क्षेत्रीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। आप समझ लेना भी, क्योंकि इनमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज बना नहीं रहे भी, न हम चीज कोई बेच रहे। अब विद्यालय है, विद्यालय में आप शिक्षा प्राप्त करते, शिक्षित हो गए, क्या हमने कुछ बेचा, क्या कुछ हमने बनाया, कुछ नहीं बनाया। उस सेवा, डॉक्टर ने आपको चेकअप किया मशीन से, ठीक है, होटल में गए, आपने खाना खाया, ठीक है, तो इसमें किसी चीज का निर्माण नहीं होता, आप सिर्फ खाना खा लिया आपने। आप सोचेंगे सर उन्होंने तो खाना तो बनाया है, तो ये आपके इसमें नहीं आता भी, द्वितीय में नहीं आएगा, ये आपका तृतीय में आएगा। उसमें कोई वस्तु, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है और खाना बनाना अलग। आप ये नहीं कहेंगे कि कि ये मैन्युफैक्चरर है जो आपके होटल वाले, ये खाना बनाते ही एक सर्विस है, आपको पता है अभी। अब देखिए किस प्रकार निर्भर हैं भी, तीनों क्षेत्र आपस में निर्भर हैं। तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्षेत्र प्राकृतिक कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ये तीनों के दोनों है ना, तीनों के प्रकार, दो तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां ये क्या करते हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनमें क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद में कच्चा माल, प्राकृतिक कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में, मतलब जो अंतिम उत्पाद होता है जो मैं यूज करता हूं वो अंतिम उत्पाद है भी। आइए गुजरात के आनंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हुए एक रोचक उदाहरण का अध्ययन करते हैं, जहां हम यह समझेंगे तीनों क्षेत्र कैसे निर्भर करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो चलें गुजरात के गांव में घूमने के लिए। आइए हम चलते गुजरात के एक गांव में, काल्पनिक भ्रमण है भी। अब डेयरी सहकारी का खेत से थाली तक, तो डेयरी एक ऐसा स्थान है जहां दूध को एकत्रित और उसका भंडारण किया जाता है भी, ठीक है। और एक वर्ड और देख ली, बिचौली आपको काम आएगा। बिचौली उस व्यक्ति उत्पादकों से सामान खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को बेचते हैं भी, ठीक है। वो क्या करते हैं बिचौलिए, कि आपको सामान बेचना, बीच में आप बिचौलियों को सामान देंगे और मुझे प्रयोग करना, तो बिचौलिया मुझे बेचेगा भी। तो बिचौलिया आप सबको पता, आप घर पेरेंट्स से पूछते कि बिचौलिया क्या होता है, जो बीच का काम करता है भी, ठीक है। ग्राहक और जो आपका निर्माता ना, उसके बीच का काम कौन करता है, बिचौलिया करता है भी। तो आइए भी, इन दिनों गुजरात के किसान प्रातःकाल दूध की बाल्टियां टकराते और अपने सबसे अच्छे मित्रों गायों और भैंसों में के खुशी में रंबाने की आवाज सुनते हैं। किसानों और उनके परिवार के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। किसान गायों का दूध दूहने अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। माह के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है। हालांकि 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इसने कहा कि जो गांव के लोग हैं वो क्या है, दूध को बेचते हैं, डेयरी में जाके बेचते हैं, ठीक है। डेयरी क्या होता है, एक स्टोर होता है जहां दूध को क्या इकट्ठा किया जाता है और बाद में जिनके पास दूध नहीं होता वहां से वो दूध खरीद लेते हैं।
यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल नाम का दूध आपने सभी ने सुना होगा अभी। तो उसकी कहानी है 1940 के आरंभ में आनंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांव में बेचते थे भी। ठीक, वे क्या करते, चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नजदीक के गांव में साइकिल से या पैदल जाया करते थे। और आप जानते हैं कि दूध में जल्दी खराब हो जाता है भी, अगर वो गर्मी में बेचने जाते थे ना तो जल्दी से दूध क्या हो जाता था, खराब हो जाता था गर्मी से भी, ये आपको पता है भी। किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्दी दूध बेचना पड़ता था। और अब देखिए, कोई किसान घर से निकला 7 बजे, जैसे जैसे धूप होगी ना उसकी टेंशन बढ़ेगी, अरे यार दूध तो बिका ही नहीं भी। तो वो क्या करते, जो बिचौलिए होते थे ना, वो क्या करते, सस्ते दामों पर उन्हें दूध बेचना पड़ता ताकि उनका दूध खराब न हो जाए भी। एक तो बिल्कुल जीरो हो जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से तो कुछ भला, कुछ तो मिल जाए। इसलिए वो क्या करते थे, कहीं दूध खराब न हो जाए दोपहर में, वो जल्दी अपना दूध बिचौलिए बेच देते थे और सस्ते दामों पर भी। ठीक है, तो उन्हें ये चीज क्या है कि कई बार उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, क्या यार अगर दूध सुबह जल्दी बिक जाए ना तो क्या होगा कि दूध की कीमत भी ठीक मिल जाए और दूध खराब भी नहीं होगा। लेकिन वो इधर उधर बेचते, जैसे आपके गांव में घूमने फिरने वाले ये बेचने आते ना, तो वैसे उन्हें दूध बेचना पड़ता है, ऐसे घूम फिर कर भी। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। तो उन्हें ये चीज बहुत बुरी लगती, उन्हें लगता है कि उन्हें ठगा जा रहा है अभी। एक दिन सभी किसान मिलकर देश के नेता वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे कि अब क्या किया जाए भी। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप एक काम कीजिए, बिचौलियों को हटाइए और एक सहकारी संगठन बनाने का भी। क्या बनाइए, सहकारी संगठन, बिचौलिए को हटा दीजिए। सहकारी संगठन किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे। ये दूध के संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण के लिए पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श मान लिया कि उन्होंने कहा कि आप सब इकट्ठे हो जाइए, एक जगह अपने दूध को स्टोर कीजिए, वहां से बेचिए, अलग अलग व्यक्तियों की ड्यूटी लगा दीजिए कि आपको इसका संग्रहण करना है, आप लोगों को बेचना है, आप लोगों को इसकी देखभाल करनी है। तो उन्होंने इस परामर्श को मान लिया भी। क्या कर लिया, परामर्श को मान लिया। एक बार सहकारी संगठन देख लीजिए क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह, जब वो एक साथ अपनी मर्जी से क्या आते हैं सहकारी संगठन में, वो एक साथ आते अपनी मर्जी से साथ काम करते हैं और कोई भी आर्थिक गतिविधि करते हैं, उसको हम सहकारी संगठन बोलते हैं भी। ठीक है, और सारे निर्णय क्या है कि उनकी मर्जी से ही होते हैं और हर एक व्यक्ति उसका मालिक होता है, ये नहीं कि ये यही मालिक है पूरे सहकारी संगठन का। ठीक है, एक आपको दिया पाश्चुरीकरण। तो इसमें क्या होता है कि दूध को एक निश्चित तापमान तक अगर आप गर्म कर लेंगे ना, और फिर इसमें क्या होगा, किसी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे तो फिर दूध जल्दी से खराब नहीं होगा। इस प्रक्रिया को बोलता है पाश्चुरीकरण भी। क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण। तो आपने देखा पटेल का परामर्श माना और अमूल की स्थापना 1946 में त्रिभुवन दास पटेल, अधिवक्ता मतलब वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इंजीनियर थे जो मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे, नेतृत्व में की गई भी। ठीक है, उन्होंने अपना संगठन बना लिया और दो जो व्यक्ति थे कि श्री त्रिभुवन दास पटेल और एक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे भी। तो अब क्या हुआ, किसानों विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया, दूध के उत्पादन और बिक्री पर अब उनका नियंत्रण हो गया और उन्होंने पाश्चुरीकरण और बिक्री इन कार्यों ने आपस में साझा किया, जिसके कारण सभी की आमदनी बढ़ी, उन्हें बिचौलिए की जरूरत नहीं थी और वह एक बड़ा परिवार बन गए थे, सब इकट्ठा होकर काम करने लगे। पाश्चुरीकरण आपको बता दिया कि जैसे उनका दूध सुबह गर्मी में खराब हो जाता था ना, तो दूध को क्या कर देते थे, गर्म कर देते थे एक निश्चित तापमान तक। वहां गर्म करने के बाद फिर क्या होता, दूध जल्दी से खराब नहीं होता भी। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभों को देखा, फायदा हुआ किसानों को, तो वे उसके साथ जुड़ते चले गए और दूध की मात्रा अधिक हो गई। तब किसानों ने इससे अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आनंद में एक दुग्ध प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया, इससे मक्खन और
अन्य चीजें बनाने, जब दूध ज्यादा हो गया ना तो उन्हें सोचा कि चलो और चीजें बनाने स्टार्ट करते हैं दूध से, तो उन्होंने कारखाना स्थापित कर लिया और वहां दूध का पाउडर बनाना स्टार्ट कर दिया, मक्खन बनाना स्टार्ट कर दिया। वर्तमान में सहकारी संगठन के पास अनेक दूध प्रसंस्करण संयंत्र, मतलब दूध से अलग अलग चीजें बनाने के यंत्र है, कारखाने, जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं। इसके बाद इन उत्पादों को विपणन किया जाता है और पूरे देश में छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनकी बिक्री होती है। खुदरा दुकान क्या होती है? एक तो बड़ी दुकान जहां बहुत ज्यादा मात्रा में दूध की मात्रा एक साथ बिकती है, 10-10, 100-100 पैकेट बिकते हैं। और एक होता है एक एक करके बेचना भी, जहां एक एक करके बेचे जाते हैं, उनको खुदरा दुकान बोलते हैं। आपके गांव में आसपास जो दुकान है वो खुदरा दुकान है भी, ठीक है। और ये अन्य विदेशों में निर्यात भी करते, निर्यात आज समझते हैं कि विदेशों में भेजा जाता है ना, कि आश्चर्य वाली बात कि कहां से हमने स्टार्ट किया था, हमारा दूध नहीं बिक रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि हम निर्यात करने लगे, विदेशों में भेजने लगे। इस रोचक कहानी में सहकारी संगठन किसान अपनी गाय का दूध बेचने के लिए दूधते हैं। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि कहते हैं। भाई प्राथमिक क्षेत्र की होगी ना, गांव से गाय से दूध निकाला और बेच दिया, क्योंकि दूध उत्पादन एक प्राकृतिक स्रोत गाय या मवेशी से प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक चीज से प्राप्त हुआ है, तो प्राथमिक क्रिया हो गई। इसके बाद दूध को कहाँ बेचा जाता है? कारखानों में भी दूध को प्रसंस्कृत किया जाता, मतलब दूसरे चीज बनाए जाते हैं। इसे एक दूध का पाउडर बना लिया, घी, पनीर, मक्खन अनेक प्रकार के रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। ये द्वितीय क्षेत्र की आपकी गतिविधि हो गई, क्योंकि आपके प्राकृतिक चीज में क्या कर दिया आपने? बदलाव कर दिया। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। अमूल अपने द्वारा में सभी उत्पादों का क्या करता है? अभी विभिन्न स्थानों पर बेचता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रक है, वायुयान है, परिवहन का प्रयोग करता है। इसके द्वारा खुदरा भंडारों की स्थापना की जाती है। गुजरात, भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों, गांव, दुकानों में दूध के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। यह जो परिवहन है, विपणन और खुदरा फुटकर विक्रेता तृतीय गतिविधि में शामिल होते हैं। ये आपने इन्होंने बनाया नहीं। अब इसमें ये बात देना आपको, फुटकर व्यापारी भी ये तृतीय गतिविधि में शामिल होते हैं। कई बार क्वेश्चन मार दे जाएगा, आप सोचेंगे तो बेच रहा है, ये तो द्वितीय में आ गया, लेकिन जो तृतीय जो आपके खुदरा व्यापारी हैं वो भी क्या आते हैं? आपके तृतीय गतिविधि में आते हैं। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। तो अमूल के समान कर्नाटक से है आपकी नंदिनी, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी है, तमिलनाडु से आविन डेयरी है, आंध्र प्रदेश से विजय, नागालैंड से केवी, बिहार से सुधा, पंजाब से वरकादी है। भी तो नाम से अनेक संगठन है। भी क्या अपने आसपास भी बता सकते हैं? शायद लक्ष्य मिल जाएगा आपके आसपास। अमूल तो होगा ही होगा भी। तो आप आसपास किसी शहरी संगठन का नाम देखिए जिसमें महिलाओं को या फिर पुरुषों को एकत्रित करके उनका संगठन बनाया गया हो और उनके जीवन को समृद्ध किया गया होगा। भी अब आप देख लीजिए आपकी पाठ्य पुस्तक कैसे बनती है। पेड़ काटा, उसकी लकड़ियां काटी, यहाँ पहुंचाया गया, फिर उसका क्या है? ऐसे लुगदी बनाई गई और इस प्रकार उनको बेच दिया जाता है। भी इस प्रकार फिर प्रिंट निकाल फिर आपकी बुक तक पहुंच जाती है। भी पेड़ों से लुगदी निकालने से अंत तक पाठ्य पुस्तक तैयार करने तक इस प्रक्रिया में कोई भी गतिविधि संभव नहीं होती अगर ये तीनों क्षेत्र के एक साथ कार्य नहीं करते। तो कहीं पे अगर पेड़ नहीं काटता प्राथमिक मिल जाता है, अगर उसको लेके नहीं जाता तो तृतीय फिर भी नहीं बनते हुए, ठीक है, तो एक साथ काम नहीं करती। तो ये आपके प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय हो गए। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। आइए पता लगाइए ये चीज आगे बढ़ने से पहले। तो दोस्तों इस लेसन का मेन मकसद था आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय गतिविधियां पढ़ना, और मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी। और अब हम पहुंचेंगे क्लास 7 पे। अगर आपका फिर भी कोई कमेंट है कि ऐसा कि आपको जो समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले अध्याय में। और अगर आप समरी करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप हमारा संपूर्ण रिवीजन बैच देखिए प्लेलिस्ट में जाके। मिलेंगे अगले अध्याय में क्लास 7 के में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।